जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। दिनांक है 28 नवंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू क्या क्या आज हम इसमें देखने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल, यूएनएससी में आतंकवाद और परिषद में सुधार होगा, प्रमुख मुद्दा भारत। यहाँ पर इसके ऊपर हम देखेंगे यूएनएससी, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे। यूएनएससी और भारत के बारे में मतदान शक्ति और यहाँ पर इससे जुड़े हुए अन्य मामलों को हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा, डाटा संरक्षण कानून में सरकार नहीं कर पाएगी नागरिकों की निजता का उल्लंघन। यहाँ पर हम जो डिजिटल व्यक्तिगत जो डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का ड्राफ्ट है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर क्या है इसमें विधेयक की विशेषताएं और इसी से जुड़ी हुई हम अन्य बातों को यहाँ पर इसमें देखेंगे। विधेयक का महत्व आदि बातें यहाँ पर हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो कि आज अभी चर्चा में बना रहता है, अमेरिका में जो हमारे रुपये का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, मूल्यह्रास जो हो रहा है और रुपये में जो बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक चर्चा में रहता है टॉपिक आजकल। हम इसको आज यहाँ पर देखेंगे। अमेरिका में ब्याज दर वृद्धि कम होने के बाद रुपया स्थिर होगा, डगलस के ऊपर हम यहाँ पर एक जो रुपये का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव है तो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारे जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है कि जो अभी मुद्रास्फीति को इसको रोकने के नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर जो बहुत सारे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम जो हमारा चौथा आर्टिकल है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तराखंड जो मिलम ग्लेशियर यहाँ पर 46 साल में 38 मीटर पीछे खिसका। हम देखेंगे जो जलवायु परिवर्तन से जो ग्लेशियर यहाँ पर पिघल रहे हैं उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है और हिमालय के ग्लेशियर में जो पिघलना यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इससे हम क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेंगे, किस प्रकार से हम इनको रोक सकते हैं, और इसी से जुड़ी हुई हम बातों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस आर्टिकल से। बाद आज हम मैप में देखेंगे, यहाँ पर चिली के मैप को देखेंगे, यहाँ पर अटाका मरुस्थल वगैरह यहाँ पर कहाँ पर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मैप को यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा कुछ न्यूज़ एनालिसिस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएनएससी में आतंकवाद और परिषद में सुधार होगा, प्रमुख मुद्दा भारत। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत 1 दिसंबर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है और इस दौरान यहाँ पर दोस्तों आतंकवाद का मुकाबला करना और बहुपक्षवाद के लिए परिषद में सुधार करना भारत के प्रमुख प्राथमिकताओं में से होगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार यूएनएससी के 15 सदस्यों में से प्रत्येक के बीच हर महापरिषद की अध्यक्षता वर्णानुक्रम में घूमती है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर रुचिरा कंबोज यहाँ पर इस बार इनकी है और यहाँ पर इन्होंने दिसंबर में अध्यक्षता के दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता आतंकवाद का मुकाबला करना होगा ऐसा कहा है। इसमें इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने परिषद का सुधार कर बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित भी किया है और यहाँ पर भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भी करेगा। ये था कुछ खबर। अब हम जानते हैं हमारे यूएनएससी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को यहाँ पर अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है, जिस विषय विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि जो वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास है। तो यहाँ पर कुछ इसका हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने इसका देखा। यहाँ पर ये हो सकता है विश्व का सिपाही किसे कहते हैं, कौन सी संस्था को विश्व का सिपाही कहते हैं, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर आ सकता है वनडे एग्जाम में भी। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में यहाँ पर 15 सदस्य देश हैं और इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी, प्रत्येक जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में आप देखें तो चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं कर पर विधिवत जो मामलों में निषेध शक्ति है, यानी कि वीटो की शक्ति यहाँ पर इनको अवेलेबल है। यहाँ पर देखा जाए तो बाकी के 10 सदस्य जो है वो क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं, यानी जनरल असेंबली द्वारा इनको चुना जाता है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष यहाँ पर हर महीने वर्णमाला अनुसार बदलता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। यहाँ पर ये जरूरी है और 6 अंगों को यहाँ पर आपको इसके नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो जितने भी स्पेशलाइज एजेंसी है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये 6 अंग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। उसमें से पहला अंग जो है वो सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, चौथा सचिवालय, पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद है और छठा न्यायसीता परिषद है। अब इसमें हम यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पर स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो हमने अभी देखा था। संयुक्त राष्ट्र के यानी 5 अंगों में शामिल है। यहाँ पर जो हमने देखे इनमें से एक बार देखते हैं इनको। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए, ट्रस्टीशिप परिषद,
आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए उत्तरदायित्व है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और हमने यहाँ पर देखा था कुल यहाँ पर 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और यहाँ पर यह भी हमने देखा था कि अभी यहाँ पर जो परिषद की अध्यक्षता है वो प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है। इसके अलावा मतदान शक्ति को देखें यहाँ पर दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 स्थायी जो सदस्यों में से यदि कोई भी एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। में अगर संयुक्त राष्ट्र का जो कोई भी सदस्य है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, परंतु अगर वह बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, और यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। देखा जाए यूएनएससी और भारत को, तो भारत ने वर्ष 1947 से 48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया, और दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ली भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में जो शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका भी निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान भी दिया है। भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिसकर्मियों का है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, सभ्यगत जो विरासत है, सांस्कृतिक विविधता है, राजनीतिक व्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिए जा रहे योगदानों ने इसकी जो यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया है। अब यहाँ देखा जाए दोस्तों, तो यूएनएससी के साथ मुद्दे क्या है भारत के, तो अभिलेखों और बैठकों की अनुपस्थिति। संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम यूएनएससी के विचार विमर्श पर लागू नहीं होते हैं। इसकी बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, और इसके अतिरिक्त चर्चा, संशोधन या आपत्ति के लिए बैठक का कोई प्रावधान भी नहीं है। यूएनएससी में भूमिका देखी जाए तो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो शक्तियाँ प्राप्त है वह कालानुक्रमित है। उसके अलावा यहाँ पर यूएनएससी है दोस्तों, वहाँ पर वो अपने वर्तमान स्वरूप में जो मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों व गतिशीलता को समझने में एक बाधा के रूप में भी बन गया है, और ये सही से यहाँ पर इसका जो कार्यान्वयन जो कार्य है यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार से जो मतलब यहाँ पर इसका जो महत्वता है वो उतनी नहीं रह रही है। इसके अलावा P5 के बीच विभाजन देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में एक ध्रुवीकरण की स्थिति देखी जाती है, इसलिए निर्णय या तो नहीं लिए जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण भी यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर जो है सुलझ नहीं पाते हैं, और जो यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें देरी होती है, और इसी कारण से यहाँ पर इसको बाधा के रूप में भी एक तरीके से बताया गया है। यूएनएससी के भीतर बार-बार विभाजन होता है, P5 प्रमुख के निर्णयों को अवरुद्ध करता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी के उद्भव के साथ संयुक्त राष्ट्र, यूएनएससी और विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रों को महामारी के प्रसार से निपटने में मदद करने में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। संगठन में प्रतिनिधित्व का अभाव है। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण देश जैसे भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की यूएनएफसी में अनुपस्थिति की चिंता का विषय भी है। यहाँ पर यूएनएससी आएगा, ये आप समझ लीजिएगा। आगे की राह में देखा जाए तो PF5 और जो शेष विश्व के बीच जो शक्ति संबंधों में असंतुलन को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है, और साथ ही जो स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार के माध्यम से सुरक्षा परिषद में सुधार करने की भी आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि जो ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव हेतु सदा जटिल और उभरती चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सके। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों में से एक के रूप में भारत यूएनएससी में सुधार के लिए एक व्यापक सेट वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार करके शुरू कर सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो अन्य जो समान विचारधारा वाले देशों जैसे कि G4 में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील संपर्क कर सकता है, तथा यूएनजीए यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने का प्रयास भी कर सकता है, ताकि भारत को यहाँ पर स्थायी सदस्यता मिल जाए। तो ये यहाँ पर कुछ हमने देखा है यहाँ पर यूएनएससी के बारे में, कि मतदान शक्तियों के बारे में, सदस्यों के बारे में, और यूएनएससी और भारत के बारे में यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की है। ये था हमारा यूएनएससी और इससे जुड़े हुए हमारे जो टॉपिक था आर्टिकल से। इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य इसके जो हमने देखे यहाँ पर जो अन्य
जनरल असेंबली है उनके बारे में यहाँ पर देखा तो उनका भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि और इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियाँ हैं इनके बारे में जरूर अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर इनसे एमसीक्यू जो हमारे प्रीलिम्स है उसमें भी यहाँ पर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर है हम डाटा संरक्षण कानून में सरकार नहीं कर पाएगी नागरिकों की निजता का उल्लंघन, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि है कि प्रस्तावित डाटा संरक्षण कानून के तहत सरकार नागरिकों की निजता का उल्लंघन नहीं कर पाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा है कि यहाँ पर सरकार जो है वो निजता का उल्लंघन नहीं कर पाएगी इस कानून के तहत नागरिकों का। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हमारे, इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर और यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो ये तीन तीन प्रकार के यहाँ पर जो हमारे मंत्री होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यह भी बताया इन्होंने कि जो इसमें जो प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है यहाँ पर वो डाटा संरक्षण से जुड़े मामलों का फैसला भी करेगा, और यहाँ पर यह बिल्कुल स्वतंत्र होगा, इसका बारे में यहाँ पर बताया है। बोर्ड में सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, इसका भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। अपवाद स्वरूप ही यहाँ पर सिर्फ नागरिकों के निजी डेटा का तक पहुँच होगी, क्योंकि जो भी हमारी जो राइट्स हैं यानी कि जो निजता का अधिकार है यहाँ पर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो आज़ादी पूर्ण नहीं होती है, आपको पता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ अपवाद के स्वरूप यहाँ पर निजी डेटा तक पहुँच जरूर होगी, और उस पर भी कुछ तार्किक प्रतिबंध है, वैसे भी डाटा संरक्षण का अधिकार है। तो ये कुछ यहाँ पर हमने देखा क्या यहाँ पर जो मंत्री है उन्होंने बात कही है। अब हम जानते हैं इसके बारे में क्या है ये ड्राफ्ट, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो हम देखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का ड्राफ्ट। ये हमारे जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, भारतीय राजनीति। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का ड्राफ्ट अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो पहले हम देखते हैं डेटा संरक्षण विधेयक उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो विधेयक का पहला मसौदा है जुलाई 2018 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे न्यायमूर्ति थे BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाला एक विशेष पैनल था, उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया था इसका मसौदा 2018 में, और इसे संशोधित किया गया था। फिर दिसंबर 2019 में एक अंतिम विधेयक संसद में पेश किया गया था, उसके बाद इसमें संशोधन करके फिर विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसने दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यहाँ पर अगस्त 2022 को संसद से विधेयक को वापस ले लिया था। विधेयक की मुख्य विशेषता देखा जाए यहाँ पर तो उद्देश्य है इसका, जब कंपनियों की बात आती है तो डेटा संग्रहण के लिए प्रक्रिया और नियम निर्धारित करते समय डिजिटल नागरिकों और या फिर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है इसका? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए प्रावधान प्रदान करना, जो व्यक्तियों के अधिकार को उनके व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के लिए कानूनी उद्देश्यों के लिए और अन्य प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को पहचानता है। इसके अलावा डाटा विधेयक के साथ सिद्धांत क्या है तो इनको देखें। तो पहले सिद्धांत में संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए जो वैध संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित और व्यक्तियों के लिए पारदर्शी हो। यानी कि डेटा का उपयोग हो सकता है परंतु वैध तरीके से होना चाहिए, संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित होना चाहिए और पारदर्शी रूप में होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था। इसके अलावा तीसरा है डेटा न्यूनीकरण। किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा की केवल उन्हीं वस्तुओं को एकत्र किया जाना चाहिए। यानी कि जो डेटा आवश्यक है सिर्फ उसी को यहाँ पर एकत्रित किया जाना चाहिए, अन्य डेटा को एकत्रित नहीं किया जाना। इसलिए यहाँ पर डेटा न्यूनीकरण कहा है, ताकि जिस उद्देश्य से आप डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी उद्देश्य के लिए डेटा को यहाँ पर एकत्रित करें और वही डेटा यहाँ पर एकत्रित करें। उसके अलावा व्यक्तिगत डेटा की सटीकता, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उचित प्रयास किए जाते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत डेटा सटीक और अद्यतित यानी कि अपडेटेड भी रहे। संग्रहण सीमा की बात की गई है इसमें व्यक्तिगत डेटा को डिफ़ॉल्ट रूप से स्थायी रूप से संग्रहित नहीं किया जाता है, यानी कि स्थायी रूप से संग्रहण से मना किया है, और भंडारण उस अवधि तक सीमित होना चाहिए जो बताए गए उद्देश्य के लिए आवश्यक हो जिसके लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्रित किया गया था। यानी कि जो पहले से यहाँ पर एक आपको टाइम बताना पड़ेगा, समय तक आप यहाँ पर डेटा एकत्रित उसको रख सकते हैं, उसके बाद आप बाद में यह डेटा उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर स्थायी रूप से संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसके लिए मना किया गया है।
और यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि व्यक्तिगत डेटा का कोई अनधिकृत संग्रह या प्रसंस्करण ना हो, यानी कि जो इलीगल तरीके से उसको ना स्टोर करे कहीं अलग जगह पे और फिर से उसको दूसरी कंपनियों को ना बेचे या फिर उसको अपने फायदे के लिए यहाँ पर ये ना उपयोग किया जाए। तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकना है। जवाबदेही देखी जाए इसकी, तो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन तय करने वाले व्यक्ति को इस तरह के प्रसंस्करण के लिए जवाबदेह होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर एक जवाबदेही भी यहाँ पर कही गई है, जो व्यक्ति इसमें प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन तय करने में शामिल होगा उसके ऊपर। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड यहाँ पर देखा जाए तो यह सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया नियामक निकाय है। कार्य क्या होगा इसका, यदि गैर अनुपालन महत्वपूर्ण पाया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर नियम पाया गया उसका गैर अनुपालन किया जाता है, तो यह 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है जो भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दंड में देखा जाए तो विधेयक गैर अनुपालन के लिए 6 प्रकार के दंड का प्रस्ताव करता है। यहाँ पर जो पहले दंड आपको देखें उसमें यथोचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने पर 250 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड को सूचित करने में विफल रहने और उपयोगकर्ता को प्रभावित करने के लिए 200 करोड़ रुपए तक। बच्चों से संबंधित अतिरिक्त दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपए तक, यानी कि जो भी यहाँ पर इन्होंने नियम बनाए गए हैं उनके यहाँ पर जो उनका अनुपालन न करने पर यहाँ पर इन्होंने ये कुछ यहाँ पर दंड लगाया गया है। और किसी भी दस्तावेज, सेवा, पहचान या पते के प्रमाण के लिए आवेदन करते समय असत्यापित या झूठी जानकारी प्रदान करने या डेटा जो फिड्यूशियरी है जो डेटा एकत्र और संसाधित करता है या बोर्ड के साथ एक झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों कुछ विधेयक में शब्दावली भी है, यानी कि डेटा की जो इस विधेयक आया इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिनका यहाँ पर अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि प्रीलिम्स में यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि डेटा प्रिंसिपल इनमें से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिगत डेटा कोई भी डेटा है जिसके द्वारा या जिसके संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, जिसे हम व्यक्तिगत डेटा या फिर कुछ भी ऐसा कहा गया है। प्रसंस्करण का अर्थ है संचालन का संपूर्ण चक्र जो व्यक्तिगत डेटा के संबंध में किया जा सकता है, यानी कि जो संचालन है उसका एक संपूर्ण चक्र को यहाँ पर प्रसंस्करण कहा गया है, जो कि व्यक्तिगत डेटा के संबंध में किया जा सकता है। डेटा प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, यहाँ पर डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को निरूपित करे जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है, यानी कि जैसे कि मैं हूँ और अगर मेरा डेटा यहाँ पर एकत्रित किया जाता है तो मैं डेटा प्रिंसिपल यहाँ पर हूँ। इसी प्रकार बच्चों के मामले में जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी उपयोगकर्ताओं के रूप में परिभाषित उनके माता पिता या वैध अभिभावक को उनका डेटा प्रिंसिपल माना जाएगा, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी जो उपयोगकर्ता या बच्चे हैं उनके डेटा प्रिंसिपल उनके माता पिता होंगे। डेटा न्यासी यानी डेटा फिड्यूशियरी, यहाँ पर आप देखें तो डेटा फिड्यूशियरी या डेटा न्यासी इकाई या एक व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन तय करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा प्रिंसिपल तो हम हो गए और डेटा न्यासी या डेटा फिड्यूशियरी यहाँ पर कौन हो गया, जो कंपनी या फिर राज्य जो हमारा डेटा एकत्र कर रहा है या फिर उसका उद्देश्य और कुछ उसके साधन रखता है। महत्वपूर्ण डेटा न्यासी देखा जाए तो ये व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा से निपटते हैं। केंद्र सरकार जो परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया गया है। इसके अलावा उन्हें एक डेटा सुरक्षा परिषद नियुक्त करना होगा जो उनका प्रतिनिधित्व भी करेगा। इसके बाद वे शिकायत निवारण के लिए संपर्क बिंदु भी होंगे और उन्हें एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर भी नियुक्त करना होगा जो अधिनियम के अनुपालन का मूल्यांकन करेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों विधेयक का महत्व क्या है, तो वह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा व्यवस्था के दायरे को कम करता है, गैर व्यक्तिगत डेटा को इसके दायरे से बाहर करता है। यह प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को मुआवजे की धारा को समाप्त करता है। ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में व्यक्तियों की बुनियादी जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्तियों को डेटा फिड्यूशियरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है, यानी कि मैं जब चाहूँ तब मेरी जो कंसेंट है यानी कि मेरी जो सहमति है मेरे डाटा को शेयर करने की वो मैं वापस भी ले सकता हूँ। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था। बिल्स एम्बेड देखा जाए तो ड्राफ्ट बिल नैरो द स्कोप ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन रेजिमे टू पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, अ मूव वेलकम बाय द इंडस्ट्री। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है, तो पर्सनल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर ऑनलाइन इस पे अप्लाई होगा और डाटा कलेक्टेड ऑफलाइन बट लेटर डिजिटेड, यानी कि जो डाटा कलेक्ट तो ऑफलाइन किया गया है पर उसको बाद में डिजिटाइज किया गया है वैसा डाटा पर भी ये लागू होगा और ऑनलाइन वाले पर तो लागू होगा ही, पर्सनल डाटा होगा। कौन सा डाटा इसमें शामिल नहीं है या फिर इस एक्ट में क्या जो यहाँ पर बाहर रखा गया है, तो पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि पर्सनल डाटा तो हो सकता है परंतु
किसी इंडिविजुअल या फिर एक डोमेस्टिक पर यानी घरेलू कार्य के लिए अगर वो डाटा यहाँ पर प्रोसेस्ड किया गया है तो वो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होगा। रिकॉर्डेड पर्सनल डाटा इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 100 ईयर्स, यानी कि अगर 100 साल से वो यहाँ पर जो डाटा है वो रिकॉर्डेड है, एग्जिस्टेंस में है, तो उस पर भी ये यहाँ पर जो पर्सनल डाटा है उस पर भी यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि इसको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। डेटा मिटाने का अधिकार, नामांकन का अधिकार इसमें देखा जाए तो डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशियरी द्वारा एकत्र किए गए डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का भी अधिकार होगा, यानी कि मेरे पास जो भी मेरा डेटा एकत्रित कर रहा है, मैं उसके पास यहाँ पर डेटा इकट्ठा भी कर उसमें सुधार के लिए और उसको मिटाने की मांग कर सकता हूँ। उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार है जो डेटा प्रिंसिपल की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। यह उपभोक्ताओं को डेटा संरक्षण बोर्ड के पास एक डेटा फिड्यूशियरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी देता है यदि उन्हें कंपनी से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आपको कुछ देश मिलेंगे जैसे कि यूएसए है या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे अन्य देश है जो इस डेटा प्रोटेक्शन भी जो यहाँ पर है वो इसके तहत यहाँ पर से पहले भी जो डेटा का यहाँ पर स्टोरेज से जुड़ा हुआ मामला आया था उसमें भी यहाँ पर कि जो भारत का डेटा है वो भारत में रहेगा, तो उसके कारण जो है यहाँ पर जो अमेरिका है और अन्य जो यूरोपीय देश है यहाँ पर इस पर दबाव बना रहे थे भारत पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा का ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए डेटा का ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि तो ये भी हमारे इसमें व्यक्तियों की जानकारी आदि रखने में यहाँ पर ये मदद करेगा और इससे जो है देशों के बीच में यहाँ पर जो है सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो पाएगा और इससे एक दूसरे की मदद भी हो पाएगी कुछ क्रिटिकल केसेस में। तो इसीलिए भी यहाँ पर इसमें फिर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज और डेटा को भी यहाँ पर कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों में ट्रांसफर करने की भी अनुमति इसलिए यहाँ पर इसमें रखी गई है। पहले जो था उसमें उस विधेयक में यहाँ पर इसकी अनुमति सिर्फ भारत में ही रखी गई थी, परंतु जो प्रेशर आ रहा था बाहर से उसके कारण यहाँ पर भारत ने कुछ ऐसे देशों को यहाँ इसमें शामिल करने की बात की गई है जिसमें यहाँ पर भारत की कंसेंट से उस देश में यहाँ पर वो डेटा स्टोरेज किया जा सकता है, इससे जो है यहाँ पर वो प्रेशर को यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन की बात की गई है तो सरकार कुछ व्यवसाय को उपयोगकर्ताओं की संख्या और इकाई द्वारा जो है संसाधित व्यक्ति डेटा की मात्रा के आधार पर विधेयक के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे सकती है। यह देश के स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिन्होंने शिकायत की थी विधेयक का पिछला संस्करण बहुत अधिक अनुपालन गहन था। ये था दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल जो हमने देखा है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या यहाँ पर जो दंड के प्रावधान किस प्रकार किए गए हैं, कौन इसमें शामिल है कौन इसमें शामिल नहीं है, पर जो भी यहाँ पर इसमें जवाबदेही के बारे में क्या बात की गई है और महत्व क्या है इसका ये हमने यहाँ पर देखा। उसके अलावा जो शब्दावली हमने देखी, डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा फिड्यूशियरी क्या होती है, डेटा न्यासी ये हमने देखा यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण थे। और ये था हमारा डेटा जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का ड्राफ्ट जो कि महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आज के मुद्दे में आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 7 पे मुद्दा आया जिसमें मोटा अनाज खाओ, प्रभु के गुण गाओ और मांग बढ़ेगी तभी बढ़ेगा उत्पादन। इसमें मोटे अनाज के बारे में बताया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2023 को यहाँ पर इसको मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको जरूर पड़ेगा पेज को मुद्दे में। यहाँ पर मोटे अनाज छोटी छोटी बातें यहाँ पर किया गया है, किन राज्यों में होता है उत्पादन, और इन चीज़ों को जरूर आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा। ये महत्वपूर्ण है अभी के फिलहाल को यहाँ पर देखा जाए तो। इसके अलावा एडिटोरियल में आप देख सकते हैं इतिहास में गुम बलिदान की गाथाएं, ये भी आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देश की आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने बलिदान दिया लेकिन वे इतिहास का हिस्सा नहीं बन सके, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है और उसी में यहाँ पर उनमें बहुत सारी जगहों की चर्चा की गई है जिसके बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है हिस्ट्री में कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में फिर ऐसे स्थानों के बारे में जो इतिहास में जिनका ज़्यादा ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है परंतु उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें यहाँ पर इसके आप जो है यहाँ पर इसको फैक्ट को बता सकते हैं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डगलस डब्ल्यू डायमंड का कहना है कि विनिमय दर का अनुमान लगाना कठिन है, हालांकि जब अमेरिका में ब्याज दरों की वृद्धि की गति कम होगी तब रुपये में स्थिरता आनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। यहाँ पर रुपये में स्थिरता किस प्रकार आएगी तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर रहते हैं अगर वहाँ पर एक प्रकार समझिए तो अगर जो इन्वेस्टर्स है उनको अगर अमेरिका में ज़्यादा फायदा होगा तो वहाँ पर जो इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए इसलिए वहाँ पर
जो हमारे उसके कारण यहाँ पर रुपये में कमजोरी आएगी, क्योंकि अगर अमेरिका में वहाँ पर कोई अगर इन्वेस्टर से अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको अगर जो ब्याज है वहाँ पर या फिर ज़्यादा फायदा होगा उसमें, तो वो भारत से पैसा निकाल कर अमेरिका ले जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर रुपये में कमजोरी आएगी और जो डॉलर है उसमें मजबूती आएगी। परंतु अगर वहाँ पर जो वृद्धि की गति अगर ब्याज में दरों में कमी होती है तो उससे यहाँ पर जो है हमारे जो रुपये में यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलेगी। इसमें अमेरिका के अप्रत्याशित रूप से विनिमय दरों को बढ़ाता है तो डॉलर की सराहना होती है, क्योंकि हमने देखा है आप भी डाल के यहाँ पर सिनेरियो में दिख रहा था हमको, उसमें ऐसा ही हो रहा था। जब अमेरिका और भारत में ब्याज दर एक दूसरे के करीब होगी तो चीज़ें सामान्य हो जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। यहाँ पर प्रोफेसर डगलस को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन बेन बेनार्के और अमेरिकी अर्थशास्त्री फिलिप एच डिब्विग के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का। ये हमारा आर्टिकल है। अब हम जानते हैं इसको कि इस प्रकार से यहाँ रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है और मुद्रास्फीति पर का प्रभाव क्या हो रहा है, कि यहाँ पर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। जो डगलस का वो बयान है वो महत्वपूर्ण नहीं देता है। इस प्रकार से रुपये का जो मूल्य ह्रास हो रहा है वो मुद्रास्फीति पर हमको किस प्रकार से रोकने की कोशिश की जा रही है भारत के आरबीआई द्वारा, और जो यहाँ पर इसके ऊपर महत्वपूर्ण जो फैसले लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था से रुपये के मूल्यह्रास को रोकने के लिए विशेषज्ञों द्वारा घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर जो इसका किस प्रकार से हमारा सिस्टम काम करता है समझना जरूरी है। ये आपको जीएस में जरूर पढ़ा होगा आपने, तो ये जब आपको पता होगा तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भारतीय रुपया 2022 में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यहाँ पर देखा जाए तो 11% से अधिक गिर चुका है। और जो पहले जो मुद्रा का मूल्य यहाँ पर निर्धारित करने के लिए क्रय शक्ति जो समानता सिद्धांत का उपयोग किया जाता था, और इसके अनुसार किसी मुद्रा का बाहरी मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से निर्धारित होता है। अर्थात जब एक मुद्रा और दूसरी मुद्रा के बीच दर जो अंतर दोनों देशों के मुद्रास्फीति के अंतर पर निर्भर करता है, यानी दोनों देशों की मुद्रा के बीच जो अंतर होगा वो वहाँ की जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो इतनी महंगाई है के जो उसके बीच में जो अंतर है उतना यहाँ पर अंतर होगा। यह उस समय के दौरान था जब किसी देश के भुगतान संतुलन पर चालू खाता जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात का प्रभुत्व था, यानी कि चालू खाता इसको बोलते हैं जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं या निर्यात और आयात का देखते हैं, और उसके प्रभुत्व यहाँ पर था। परंतु वर्तमान में चालू और पूंजी दोनों खाते भुगतान संतुलन पर हावी है। इस प्रकार एक मुद्रा का मूल्य इस तथ्य के बावजूद मजबूत हो सकता है कि चालू खाता जो घाटा उच्च है, यानी कि चालू खाता घाटा उच्च है क्योंकि देश में बाहर से पर्याप्त पूंजी प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट की वजह देखी जाए तो निधियों का घटता प्रभाव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रास्फीति की जो नियंत्रित करने के उद्देश्य से यूएस सेंट्रल जो बैंक है ने ब्याज दर बढ़ा दी है। ये निवेशकों को लगता है कि वर्तमान जो वैश्विक उथल पुथल में संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक आकर्षक और अस्थिर है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो निवेशक है यहाँ पर इन्वेस्टर्स है, उनको यहाँ पर जो यूएस फेडरल यहाँ आप देखें यूएस बैंक जो है फेडरल रिजर्व यहाँ पर ने जो ब्याज दरें बढ़ा दी है तो उनको वहाँ पर निवेश करने में अच्छा लग रहा है एक प्रकार से, क्योंकि जो वहाँ पर उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और अमेरिका की जो यहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर अमेरिका में जो स्थिति है वो वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से ज़्यादा स्थिर और आकर्षक है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है सारे निवेशक है वो अन्य देशों या फिर अन्य जो बाजार है वहाँ से पैसा उठाकर अमेरिका में को लगा रहे हैं। इसी कारण से वहाँ पर जो है अमेरिकी डॉलर मजबूत भी आ रही है और जो हमारा भारत है वो का जो रुपया है उसमें कमजोरी आ रही है, और उसके अलावा जो अन्य देश है उनकी जो मुद्रा है उसमें भी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। बाहर धन भेजने के बजाय वे निधियों को अंदर भी रख रहे हैं, इस कारण भी यहाँ पर ये समस्या दिख रही है। इसके अलावा निवेशक भारत से जो धन निकाल रहे हैं उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, इसी कारण ये समस्या आ रही है। पेट्रोलियम की बढ़ती लागत भी यहाँ पर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम की बढ़ती लागत ने भारतीय अधिकारियों को भुगतान के उद्देश्य से रुपया बेचने और डॉलर खरीदने के लिए मजबूर किया है। ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में भी गिरावट दर्ज की है। भारत पर प्रभाव क्या हो रहा है इसका, तो रुपये का मूल्य कम हो रहा है जैसे कि आपको पता चल ही रहा है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का मूल्य ह्रास है वो देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर देता है। यहाँ पर मूल्य ह्रास आयात को हतोत्साहित करता है, क्योंकि रुपये के मूल्य में कमी के कारण आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है। कि जब अब हमारी वैल्यू का जो हमारी मुद्रा की वैल्यू अगर कम होगी तो हमें उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसी कारण से यहाँ पर ये हतोत्साहित करता है हमारे आयात को। इसके अलावा जैसे जैसे सामान अधिक से अधिक महंगा होता जाता है इससे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर सामान महंगा होता जा रहा है तो वैसे भी यहाँ पर फिर उसको आगे बेचने में या फिर
से महंगाई और बढ़ती जाएगी। आयातित मुद्रास्फीति क्या होती है? तो रुपये में गिरावट कच्चे तेल और कच्चे माल की आयात कीमतों पर दबाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च आयातित मुद्रास्फीति होती है। आप समझ गए होंगे कि रुपये में गिरावट होती है तो उसके कारण जो है यहाँ पर कच्चे तेल और कच्चे माल की आयात की कीमतों पर दबाव डालती है, जिसके कारण से यहाँ पर जो महंगाई है, मुद्रास्फीति वो बढ़ती है। इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बढ़ावा, इसमें घरेलू मुद्रा के मूल्य में जो अवमूल्यन या मूल्यह्रास लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि निर्यात के लिए कम मूल्य वाली मुद्रा अधिक आकर्षक होती। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आयात में हमको हो सकता है यहाँ पर समस्या आए, क्योंकि इससे हमें जो यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, आयातित मुद्रास्फीति, परंतु घरेलू अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बढ़ावा दे सकती है अगर हम इसका फायदा करें ले तो। घरेलू मुद्रा के जो मूल्य में अवमूल्यन या फिर मूल्यह्रास में आप देखें तो ये लाभप्रद भी हो सकता है, क्योंकि निर्यात के लिए कम मूल्य वाली मुद्रा अधिक आकर्षक होती है। परंतु यहाँ पर भी आपको पता होगा कि जो हमने थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक लिस्ट के बारे में बात की थी जो यूएस के द्वारा थी। यूएस जो जो मनी वॉच लिस्ट थी, जिसमें वो मुद्रा के ऊपर ध्यान देता है कि कौन यहाँ पर जानबूझकर उसका मूल्य का ये मुद्रा का यहाँ पर अवमूल्यन कर रहा है या मुद्रा मूल्यह्रास कर रहा है, तो उस पर भी यहाँ पर यूएस नज़र रखता है और उस पर यहाँ पर फिर कुछ यहाँ पर नियम भी लगाए जाते हैं। उनकी जो लिस्ट है उसमें रखा जाता है और जो उसके 3 पैमाने हैं उनमें से अगर 2 को भी यहाँ पर कोई पार करता है तो उसको की वॉच लिस्ट में शामिल किया कर लिया जाता है, जिसमें भारत हाल ही में निकला है बाहर। इस प्रकार फार्मा और आईटी जैसे निर्यात से जुड़े उद्योग मूल्यह्रास के साथ लाभान्वित होते हैं। शुद्ध आयातक देश के लिए अस्वास्थ्यकर भी होता है, क्योंकि अगर आपका अधिकांश जो है वो सिर्फ आयात पर निर्भर है आपका देश, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही खराब यहाँ पर साबित होने वाला है, क्योंकि आप आयात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो मुद्रास्फीति उसको सामना करना पड़ेगा। मुद्रा की तीव्र गिरावट लंबी अवधि में स्वस्थ नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी वस्तु का शुद्ध आयातक है, यानी आयात से जुड़े उद्योगों को उच्च इनपुट वाहन लागत वहन करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर हमारी आयात बहुत कम होते, निर्यात ज़्यादा होते, तो इससे हमें है फायदा होता। परंतु दुष्चक्र देखा जाए तो कमजोर रुपया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है एफपीआई को हतोत्साहित कर सकता है। बदले में एफपीआई का जो बही प्रवाह है यहाँ पर रुपये को अवमूल्यन की ओर धकेल सकता है। आगे की राह में देखा जाए तो हमारी मुद्रास्फीति दर अंतर को कम कर सकते हैं। अमेरिका उचित मुद्रास्फीति के रूप में 2% की बात करता है, जबकि भारत उचित मुद्रास्फीति के रूप में 4% की बात करता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? तो आरबीआई ने मध्यम मुद्रास्फीति के लिए ब्याज दर बढ़ा दी है। रुपये के मूल्य के संदर्भ में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये था, हमने देखा इसमें क्या क्या मुद्रास्फीति क्या होती है। आयातित मुद्रास्फीति हमने देखा यहाँ पर भारत पर प्रभाव क्या होगा, पेट्रोलियम की बढ़ती लागत भी इसमें महत्वपूर्ण है, और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट की वजह क्या है जो हमने यहाँ पर देखी 3-4। और इसके अलावा आप यहाँ इन चार्ट्स को देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट देख सकते हैं रुपीज़ वर्सेस डॉलर की। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 11/22/2021 के है, यानी कि 22 तारीख जो है नवंबर की 2021 से है, और अभी ये 23 तारीख 2022 तक का यहाँ पर रिकॉर्ड है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हो 74 था। 74 से आज यहाँ पर ये 81.729 की यहाँ पर एक्सचेंज रेट आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन भी दिख रहा होगा आपको, कितना दर से कितना इन्फ्लेशन रहा है। तो अक्टूबर 21 में देखेंगे तो 4.48 इन्फ्लेशन यहाँ पर रहा था, और जबकि अक्टूबर 2022 में देख रहे हैं तो 6.67 यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर ये आपको घटता हुआ भी दिखेगा जो हमारे पिछले महीनों से। इस प्रकार से यहाँ पर जो भारत ने यहाँ पर जो इन्फ्लेशन को कम करने के भी यहाँ पर लगातार कोशिश की, और उसका यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर दिख भी रहा है। यहाँ पर जो हमारा आप देखेंगे यहाँ पर बीच में यहाँ पर अप्रैल मई में आपको दिखेगा यहाँ पर 7.79 था, जबकि उससे कम होते होते हम यहाँ पर से 0.77 पर यहाँ पर अभी हम थे। ये थे कुछ चार्ट्स तो आप देख सकते हैं। और ये था हमारा जो हमने देखा रुपये का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये था हमारा आर्टिकल जो कि हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले आपको देखा यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद मंगल पर ग्रहण। यहाँ पर पृथ्वी का मंगल ग्रह कहा जाने वाले चिली के अटाकामा मरुस्थल पर कचरे के बढ़ते ढेर ने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दी है। इस प्रकार यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल में देख सकते हैं किस प्रकार से कचरा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसी कारण से यह समस्या खड़ी कर सकेगा, और जो अध्ययन किया जा सकता है वहाँ पर वो भी समस्या लाएगा। यहाँ पर मरुस्थल पर मौजूद सूक्ष्म जीव, इसी कारण यहाँ पर ये हानिकारक साबित हो सकता है।
कि पृथ्वी के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक अटाकामा रेगिस्तान, जहाँ वर्षा दुर्लभ है एवं जीवन लगभग असंभव है, वहाँ शोधकर्ताओं ने सूक्ष्मजीवी को खोजा था, जो कि मंगल से इसे मंगल पर जीवन खोजने की दिशा में अहम प्रमाण माना गया है, क्योंकि यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल और मंगल में कुछ समानता पाई गई है। इसीलिए यहाँ पर अटाकामा जो रेगिस्तान है एंडीज और चिली कोस्ट रेंज के बीच में स्थित है, यानी कि चिली कोस्ट रेंज और एंडीज के बीच में यहाँ पर ये स्थित है। कि भौगोलिक स्थिति ही नमी को यहाँ नहीं पहुँचने देती है, यानी कि जो पहाड़ यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है इसके यहाँ दोनों तरफ, तो इस कारण से यहाँ पर इसकी यहाँ नमी नहीं पहुँच पाती। और शोधकर्ताओं का कहना है कि बिना पानी, अत्यधिक सौर विकिरण और पोषक तत्वों के अभाव में भी इन चीज़ों का पनपना इस खोज में अहम कड़ी साबित होगा कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसे बसाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चिली, यहाँ पर चिली का मैप है ये पूरा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चिली का मैप पूरा, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये चिली, ये हमारा साउथ अमेरिका में भी आप यहाँ देख सकते हैं इसके कोस्टल एरिया में चिली। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये इंडीज़ माउंटेन्स आपको दिख रहा होगा, इंडीज़ माउंटेन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इंडीज़ माउंटेन्स। तो यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल भी इसी के साथ में लगता हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पर इधर कोस्ट रेंज चिली की दिख ये इधर स्थित है। यहाँ पर इंडीज़ माउंटेन्स आपको लगातार यहाँ पर चिली के यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में लगातार यहाँ पर इसके बाउंड्री पर आप देख सकते हैं इसको, ये है इंडीज़ माउंटेन्स की महत्वपूर्ण है एक पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा आप यहाँ चिली की राजधानी देख सकते हैं, सेंटियागो की राजधानी है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन आ जाता है, पूर्वी में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो यहाँ पर अटलांटिक ओशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और उसी के साथ अर्जेंटीना इसके साइड देश इसमें लग रहा है अर्जेंटीना। ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो बोलीविया है और पेरू से इसकी सीमाएं लग रही है। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, जो कि हमने देखा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, एंडीज माउंटेन्स, चिली यहाँ पर देख सकते हैं आप, साउथ अमेरिका यहाँ पर स्थित है। ये हमारे इसमें आज इसमें ठीक है मैप को हमने इस प्रकार इसमें देखने की कोशिश की। तो हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल पर फिर से। तो पहले आप यहाँ देखेंगे तो IOA यानी कि इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है, यहाँ पर IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनने को तैयार पूर्व एथलीट PT उषा। तो महान एथलीट PT उषा का भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, क्योंकि 10 दिसंबर को होने वाले चुनावों में शीर्ष पद के लिए वह एकमात्र उम्मीदवार है, वह IOA की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। इसलिए तो ये हमारे जो वनडे एग्ज़ाम और MCQ के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जरूर याद रखिएगा कि ये IOA की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। अब यहाँ देखेंगे उत्तराखंड मिलम ग्लेशियर 46 साल में 38 मीटर पीछे खिसका। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का असर दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय के ग्लेशियरों का आकार बदल रहा है। 2015 के बाद पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र मिलम ग्लेशियर के सतह पर मलबे की दर लगातार बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि के साथ ही ग्लेशियर को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे बढ़ रहा है हिमनद मलबा, तो क्योंकि जब ग्लेशियर खिसकता है तो दोनों तरफ के पहाड़ से हिमनद मलबा भी गिरता है। मुख्य या बड़े ग्लेशियर से ही छोटे छोटे ग्लेशियर जुड़े होते हैं, और पिघलने का या खिसकने की स्थिति में वे भी नीचे आते हैं। ग्लेशियर के बीच छोटी छोटी नालियों से भी कंकड़, रेत, पत्थर आदि के रूप में मलबा आता है। ग्लेशियर के खिसकने पर यह प्रक्रिया होती है, और इस लिहाज से जो अध्ययन में सामने आया है कि ग्लेशियर अधिक खिसक रहे हैं तभी मलबा भी बढ़ रहा है। यह मलबा भूस्खलन वाला नहीं होता है, यानी कि यह मलबा जो आप देख रहे हैं वो भूस्खलन में अलग मलबा होता है, और ग्लेशियर में जो आता है इसकी मलबे को हम अलग रूप में देखते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं ग्लेशियर कैसे बनते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो स्नोफॉल होती है और स्नो जो कंप्रेशन होता है द टॉप ऑफ द ग्लेशियर कोजेस आइस एक्यूमुलेशन, यानी कि इस प्रकार से आइस एक्यूमुलेशन के लिए स्नोफॉल है, और स्नोफॉल का इकट्ठा होना जवाबदेही होता है। इसके अलावा फ्रॉम द स्नो टू आइस, तो आप देखें तो स्नोफ्लेक्स जो होते हैं यहाँ पर वो राउंडेड होते हैं एंड कंप्रेस्ड बाय प्रेशर अंटिल दे बिकम अ ग्लेशियल आइस, यानी कि प्रकार से उनको मतलब इतने वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं जिससे कि वो ग्लेशियल आइस के रूप में निर्माण उनका होता है। उसके बाद तीसरे चरण में आप देखें तो स्मॉलर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं फ्लो को, और जो कि फिर कारण बनते हैं बड़े ग्लेशियर का बनने का और उसके साइज में बढ़ोतरी का, छोटे छोटे ग्लेशियर। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर उनका आउटफ्लो हो जाता है, तो आउटफ्लो एरिया हो जाता है क्योंकि
जो ग्लेशियर होते हैं वो आइस को लूज़ करने लग जाते हैं, यानी आइस उसमें कम पड़ने लग जाती है किसी कारण, सघनता उनमें कम होने लग जाती है। फिर उससे मेल्टिंग या फिर इवोपोरेशन भी होने लगता है, यानी कि यहाँ पर इवोपोरेशन या ये होने लगता है ग्लेशियर्स पे। फिर उसके बाद जो इवोपोरेशन से और मेल्टिंग से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाटर होता है वो मेल्टेड स्ट्रीम से फ्लो करने लगता है आउट ऑफ द ग्लेशियर, और जो कैनाल्स होते हैं यहाँ पर चैनल्स एंड द टनल्स के द्वारा, यानी कि छोटी-छोटी यहाँ पर जो उनमें खाड़ियाँ बन जाती है उसके द्वारा यहाँ पर ये पानी में फ्लो करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर वाटर की फिर से यहाँ पर वो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा ब्रेकेज यहाँ पर देखें तो आइस ब्लॉक्स बिकम डिटैच्ड एट द फ्रंट ऑफ द ग्लेशियर्स एंड फ्रॉम फ्रॉम आइसबर्ग्स। तो आइसबर्ग देख सकते हैं फिर यहाँ पर ये आइसबर्ग यानी यहाँ पर डूब जाते हैं और इसमें हल्के से कुछ पर आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अलग हो जाते हैं मुख्य ग्लेशियर से फिर टूटकर। ये था हमने देखा ग्लेशियर किस प्रकार से बनता है और यहाँ पर किस प्रकार से एक लाइफ साइकिल इसकी होती है। और अब हम देखते हैं हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना। यहाँ पर ये हमारे जीएस प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण से कई भारतीय संस्थान, विश्वविद्यालय, संगठन ग्लेशियर पिघलने सहित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी करते हैं और हिमालयी ग्लेशियरों में तेजी से विषम द्रव्यमान हानि की सूचना भी दी है। हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दरों पर पिघलते पीछे हटते देखे जाते हैं। यहाँ पर ग्लेशियर बेसिन जल विज्ञान में परिवर्तन, डाउनस्ट्रीम जल बजट निर्वहन में भिन्नता के कारण जल विद्युत संयंत्रों पर प्रभाव, अचानक बाढ़ और अवसाद के कारण पिघलते ग्लेशियरों का हिमालयी नदियों के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्लेशियर झीलों की बढ़ी हुई संख्या और मात्रा, त्वरित फ्लैश बाढ़ और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जीएलओए जिसको कहा जाता है, उच्च हिमालयी क्षेत्र में कृषि प्रथाओं पर प्रभाव आदि के कारण ग्लेशियर खतरों से संबंधित जोखिम में भी वृद्धि होती है। ग्लेशियरों का पिघलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लेशियर के खतरों से खतरे से संबंधित जोखिम भी बढ़ जाते हैं। तो एच के क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने के कारण होता है वायुमंडल के बड़े मानवजनित संशोधन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मौसम के पैटर्न और वर्षा में व्यवधान, ग्लेशियर की मात्रा में परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण भी यहाँ पर इसमें के जो पिघलने के कारण है। प्रभाव यहाँ पर देखे जाए तो जलवायु के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा प्रभाव, तो प्रभाव में जलवायु के साथ साथ मानसून पैटर्न को भी खतरा, या 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को प्रभावित करता है जो कृषि गतिविधियों में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों में पेयजल और जल विद्युत उत्पादन प्रदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक व्यवधान और मानव विस्थापन। मूल्य संवर्धन में देखा जाए तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बर्फ निकाय के नुकसान का पैटर्न हो रहा है। अंटार्कटिका ग्लेशियरों के पीछे हटना। अंटार्कटिका में 60% अक्षांश के दक्षिण में भूमि, द्वीप और महासागर शामिल है। यह क्षेत्र बर्फ और बर्फ के रूप में दुनिया के ताजे पानी का लगभग 70% संग्रहित करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है कि यह क्षेत्र ग्रह के सबसे तेजी से गर्म क्षेत्रों में एक है। पिछले 50 वर्षों में यह 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो गया है। अंटार्कटिक क्षेत्र में वार्षिक बर्फ का नुकसान 1989 से और 2017 के बीच कम से कम 6 गुना बढ़ गया है। लेकिन 1979 से 2017 के बीच कम से कम 6 गुना बढ़ गया है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ 87% ग्लेशियर पिछले 50 वर्षों में भी पीछे हट गए हैं। इनमें से अधिकांश पिछले 12 वर्षों में तेजी से पीछे हट रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र ग्लेशियर नीचे से पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर खतरनाक दरों पर बर्फ खो रहे हैं और गर्म हवा एकमात्र कारण नहीं है, इसका यह भी बताया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक तेजी से सहमत हैं कि गर्म समुद्र का पानी बर्फ के नीचे रिस रहा है और नीचे नीचे से ऊपर पिघल रहा है। अंटार्कटिका में लॉर्सन सी बर्फ शेल्फ और आर्कटिक में कई छोटी बर्फ अलमारियों का टूटना ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम भी है। रूसी आर्कटिक में बर्फ द्रव्यमान हानि, रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल जर्नल है उसमें प्रकाशित कॉर्नेल विश्वविद्यालय की शोध के अनुसार रूसी जो आर्कटिक में बर्फ द्रव्यमान हानि पिछले एक दशक में लगभग दोगुनी हो गई है और वहाँ ग्लेशियर क्षेत्रफल और ऊंचाई के हिसाब से सिकुड़ रहे हैं और हम दीर्घकालिक बर्फ हानि दर की तुलना में बर्फ के नुकसान की हालिया गति में वृद्धि भी देख रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए तो बर्फ निकाल के नुकसान को रोकने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें कि तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए एकमात्र समाधान वैज्ञानिकों द्वारा सलाह के अनुसार ग्रह को ठंडा रखना है। इसके लिए दुनिया को न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को धीमा करने की जरूरत है बल्कि उन्हें उलटने की भी जरूरत महत्वपूर्ण है। दुनिया में 1 लाख जो यहाँ पर अब देखिए 1,98,000 ग्लेशियर है और अकेले भारत में उनमें से लगभग 9,000 है। हालांकि ये सभी ग्लेशियर ज़्यादातर अस्पष्टीकृत है। ग्लेशियरों की स्थिति और उनके नुकसान के जोखिम को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक विस्तृत शोध की आवश्यकता है। काले कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। कुक स्टोव, डीजल ईंधन
जो इंजन है खुले में जलना, यह विकिरण बल को काफ़ी कम कर सकता है। क्षेत्रीय सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम में देखें तो जल प्रबंधन पर नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं। जल प्रवाह और उपलब्धता में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए जल विद्युत की सावधानीपूर्वक योजना और उपयोग कर सकते हैं। सिद्ध प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ईंट भट्टों की दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। क्षेत्र में अधिक ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एच के एच 8 देशों में फैला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान आते हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद जमे हुए पानी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। इसे दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र है। ये था आर्टिकल जिसमें हमने जाना कि हिमालयन क्षेत्र में जो बर्फ पिघल रही है उससे क्या यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान आगे होंगे और हम इसमें क्या कार्य कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमने चिली देखा था। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ मैप में देख पा रहे हो चेनाब रिवर आपको दिख रही होगी, रावी रिवर हिमाचल प्रदेश में से यहाँ से। तो यहाँ पर पार्वती पर्वत यहाँ पर आप देख रहे हैं, गया यहाँ पर आप देख सकते हो, या इसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से इधर लगते हुए चाइना आपको दिख रहा होगा, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर यहाँ पर पंजाब, इधर नीचे हरियाणा, उत्तराखंड, ये लगते हुए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे भारत के राज्य। आप देखिए तो यहाँ पर रंगरी के रंग रेंज यहाँ पर देख सकते हो, रंगरी की रेंज के अलावा नीचे आप यहाँ देखो शिमला हिमालय में, उसके अलावा सतलुज रिवर जो है आपको यहाँ से आती हुई दिख रही होगी सतलुज। यहाँ पर गोविंद सागर रिजर्वायर भी आपको दिख रहा होगा, गोविंद सागर रिजर्वायर। इसके अलावा यहाँ पर पोंग डैम लेक ये यहाँ पर स्थित है। बात आप यहाँ पर देख रहे हो तो गेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर जो ये दिख रहा होगा, गेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर। और यहाँ पर आपको रोहतांग पास दिख रहा होगा, रोहतांग पास बा और धर्मशाला यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण स्थान थे जो हमने देखे, और यहाँ पर ये शिमला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये था हिमाचल प्रदेश का मैप जो हमने आज देखा। इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण था शिमला, और यहाँ पर कुछ स्थान हमने यहाँ पर देखे थे, पार्वती पर्वत, गया, और ये था आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस।